हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज की इस वीडियो में हम कंपैरेटिव लॉ के इवोल्यूशन और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, दोनों इंडियन और ग्लोबल कंटेक्स्ट में। इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को ट्रेस करके और इसकी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करके हम ये देखेंगे कि ये डिसिप्लिन कैसे मॉडर्न लीगल सिस्टम्स को शेप करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कंपैरेटिव लॉ कैसे हिस्ट्री के थ्रू इवॉल्व हुआ, इसके की थिंकर्स कौन थे और उन्होंने क्या माइलस्टोन्स अचीव किए, ग्लोबल लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करने में कंपैरेटिव लॉ का क्या फायदा है और कंपैरेटिव लॉ ने इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क और पॉलिसी मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। और लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि इस डिसिप्लिन के क्या क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन से और जानते हैं उन की थिंकर्स को जिन्होंने इसकी नींव रखी। कंपैरेटिव लॉ की स्टडी एक रिच हिस्ट्री रखती है जो एंशिएंट ट्रेडिशन से लेकर आज तक के मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन्स तक इवॉल्व हुई है। इसकी जर्नी ह्यूमैनिटी की क्वेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है जो डाइवर्स लीगल सिस्टम्स को समझने और चेंजिंग सोसाइटल नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी एंशिएंट फाउंडेशन से। लॉज को कंपेयर करने का कंसेप्ट एंशिएंट रोम और ग्रीक से आता है। रोमन लॉ ने लॉ ऑफ नेशंस को डेवलप किया था ताकि रोमन्स और नॉन रोमन्स के बीच रिलेशंस को गवर्न किया जा सके, जिसमें कई लीगल ट्रेडिशंस के एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए थे। सिमिलरली कई ग्रीक फिलोसोफर्स जैसे कि एरिस्टोटल ने लॉ, जस्टिस और गवर्नेंस के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया था, जो कंपैरेटिव लॉ के लिए फिलोसॉफिकल ग्राउंडवर्क था। रोमन एम्पायर के लीगल कोड्स ने बहुत सारे मॉडर्न लीगल सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप के सिविल लॉ ट्रेडिशंस। चलिए अब बात करते हैं मिडीवियल और रेनेसांस पीरियड की। मिडीवियल पीरियड के दौरान यूरोप में रोमन लॉ का रिवाइवल हुआ और कैनन लॉ और कस्टमरी लॉज के इन्फ्लुएंस के अंडर डिफरेंट लीगल ट्रेडिशंस को स्टडी किया गया और रेनेसांस ह्यूमनिज्म ने कंपैरेटिव स्टडी में अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज किया, जिसके चलते स्कॉलर्स ने अलग अलग रीजन्स के लॉ को एग्जामिन किया ताकि यूनिवर्सल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को समझा जा सके। फॉर एग्जाम्पल मिडीवियल एरा के दौरान रोमन और कस्टमरी लॉ का मर्जर, जिसने मॉडर्न सिविल लॉ की फाउंडेशन को शेप करने में मदद की। उसके बाद आया एनलाइटनमेंट एरा। एनलाइटनमेंट पीरियड कंपैरेटिव लॉ की सिस्टमैटिक स्टडी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉज ने सोशल फैक्टर्स जैसे कि ज्योग्राफी और कल्चर के इन्फ्लुएंस को लीगल सिस्टम्स पर हाईलाइट किया। उनकी कंपैरेटिव अप्रोच लॉ और सोसाइटी के बीच के इंटर रिलेशन को समझने की फाउंडेशन थी। मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस को शेप करने में मदद की। उनका वर्क एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्टिव कंपैरिजंस के बियॉन्ड जाकर लीगल डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के पीछे के रीजन को एक्सप्लोर किया। और उसके बाद आता है मॉडर्न एरा। 19th और 20th सेंचुरी में कंपैरेटिव लॉ को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया। सर हेनरी मेन की एंशिएंट लॉ ने इवोल्यूशनरी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, जो स्टेटस बेस से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज की ट्रांजिशन को एनालाइज करती थी। और 1924 में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कंपैरेटिव लॉ की एस्टैब्लिशमेंट एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था, जिसने स्कॉलर्स के बीच वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन को प्रमोट किया।
इस एरा में कंपैरेटिव स्टडीज ने ग्लोबल ट्रेड लॉज और न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस जैसे कि इंडिया के लीगल रिफॉर्म्स को शेप करने में मदद की। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन उसकी जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसने एंशिएंट फिलॉसफीज से लेकर एक मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन तक अपना सफर तय किया। चलिए अब बात करते हैं इस डिसिप्लिन के की थिंकर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की। सबसे पहले हैं मॉन्टेस्क्यू। इन्हें कंपैरेटिव लॉ का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये आइडिया दिया था कि लॉज सोशल, कल्चरल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स से शेप होते हैं। उनका ये मानना था कि लॉज को उनके कंटेक्स्ट को समझकर ही जज करना चाहिए, ना कि उन्हें आइसोलेट कर। और इनके वर्क ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में सेपरेशन ऑफ पावर्स को इन्फ्लुएंस किया। नेक्स्ट थे सर हेनरी मेन। उन्होंने अपने फेमस वर्क एंशिएंट लॉ में लीगल सिस्टम्स की इवोल्यूशनरी अप्रोच इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने स्टेटस बेस्ड सोसाइटीज से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटीज की ट्रांजिशन को हाईलाइट किया। उन्होंने लीगल सिस्टम की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और उनके कल्चरल फाउंडेशंस पर एम्फेसाइज किया। इनके आइडियाज ने कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज जैसे कि इंडिया में लीगल कोड्स की ड्राफ्टिंग को इन्फ्लुएंस किया। इस डिसिप्लिन के अगले की कंट्रीब्यूटर हैं एलन वॉटसन। वॉटसन ने लीगल ट्रांसप्लांट्स पर काम किया, जिसमें उन्होंने ये समझाया कि लीगल सिस्टम्स कैसे दूसरे सिस्टम्स से प्रिंसिपल्स बोरो करते हैं और उन्हें अडेप्ट करते हैं। उन्होंने ये हाईलाइट किया कि मॉडर्न लॉज को शेप करने में लीगल बोरोइंग का रोल कितना जरूरी है और कैसे लॉज लोकल कंटेक्स्ट में अडेप्ट होकर नए एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन सिविल लॉ ट्रेडिशंस पर रोमन लॉ का इन्फ्लुएंस। चलिए अब बात कर लेते हैं उन की माइलस्टोन्स की जिन्होंने कंपैरेटिव लॉ की डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले किया है। सबसे पहली माइलस्टोन है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कंपैरेटिव लॉ की एस्टैब्लिशमेंट। 1924 में ये एक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा जहां ग्लोबल स्कॉलर्स ने कोलैबोरेट किया और कंपैरेटिव लॉ को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में ग्रो करने का मौका मिला। इस डिसिप्लिन का अगला माइलस्टोन था कंपैरेटिव लीगल जर्नल्स की इमर्जेंस। जर्नल्स जैसे कि अमेरिकन जर्नल ऑफ कंपैरेटिव लॉ ने रिसर्च और आइडियाज को बॉर्डर के अक्रॉस शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और लास्टली ग्लोबलाइजेशन में कंपैरेटिव लॉ ने इंटरनेशनल ट्रेड और ह्यूमन राइट्स जैसे क्रॉस बॉर्डर लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी की थिंकर्स और माइलस्टोन्स ने ना सिर्फ कंपैरेटिव लॉ को समझने में मदद की, बल्कि इन्होंने प्रैक्टिकल लीगल इश्यूज को भी एड्रेस किया और इनकी लेगेसी आज भी स्कॉलर्स और प्रैक्टिशनर्स को इंस्पायर करती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिव लॉ ग्लोबल कंटेक्स्ट में आज के मॉडर्न लीगल चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करता है। ग्लोबल कंटेक्स्ट में कंपैरेटिव लॉ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये अलग अलग लीगल सिस्टम्स के बीच के गैप को ब्रिज करता है और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोऑपरेशन को बढ़ाता है। इसकी एप्लीकेशंस ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और लीगल हार्मोनाइजेशन तक एक्सटेंड होती हैं। ग्लोबलाइज्ड सोसाइटीज में कंपैरेटिव लॉ का होना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज को एक दूसरे के लीगल सिस्टम्स को समझने में मदद करता है, कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करता है
और शेयर्ड चैलेंजेस को एड्रेस करता है। इसकी सबसे पहली यूटिलिटी है लीगल हार्मोनाइजेशन। कंपैरेटिव लॉ लॉज को कंट्रीज के बीच हार्मोनाइज करने में हेल्प करता है ताकि इंटरनेशनल इंटरेक्शंस स्मूथ हो सकें। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसके थ्रू ट्रेड लॉज का यूनिफिकेशन जो इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए कंसिस्टेंट लीगल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है। ये लीगल स्टैंडर्ड्स को प्रेडिक्टेबल बनाकर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसकी सेकेंड यूटिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कंपैरेटिव लॉ डिफरेंट लीगल जुरिस्डिक्शंस में शेयर्ड लीगल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करके क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, WTO का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो वेरियस लीगल सिस्टम्स से डिराइव्ड प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है ताकि ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस किया जा सके। कंपैरेटिव लॉ डिस्प्यूट्स के पीसफुल रिजोल्यूशन को प्रमोट करता है और इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी थर्ड यूटिलिटी है ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी। कंपैरेटिव लॉ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है जिससे वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शंस एनहांस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की ड्राफ्टिंग, जो अलग अलग लीगल ट्रेडिशंस की कंपैरेटिव स्टडीज से इन्फ्लुएंस थी। कंपैरेटिव लॉ नेशंस को बेस्ट प्रैक्टिसेस अडेप्ट करने के लिए एनकरेज करता है और वनरेबल ग्रुप्स के लिए लीगल प्रोटेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये कंट्रीज को सक्सेसफुल लीगल प्रिंसिपल्स को बोरो और अडेप्ट करने की पावर प्रोवाइड करता है, जिससे इनोवेशंस और लीगल रिफॉर्म्स फॉस्टर होते हैं। और इसकी फोर्थ यूटिलिटी है लीगल रिफॉर्म्स एंड इनोवेशंस। कंट्रीज कंपैरेटिव लॉ का यूज करती हैं आउटडेटेड लॉज को रिफॉर्म करने के लिए और इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉन यूरोपियन कंट्रीज में डाटा प्रोटेक्शन लॉज की एडेप्टेशन, जो आज की डिजिटल एज में प्राइवेसी को सेफगार्ड करते हैं। कंपैरेटिव लॉ लीगल मॉडर्नाइजेशन को एनकरेज करता है और वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ एक ब्रिज की तरह काम करता है जो डाइवर्स लीगल सिस्टम्स को कनेक्ट करता है और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को फॉस्टर करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कंपैरेटिव लॉ ने इंडिया के लीगल सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। कंपैरेटिव लॉ ने हमारी कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क को शेप करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसने अलग अलग लीगल सिस्टम्स से डिफरेंट प्रिंसिपल्स को बोरो करके और उन्हें अडेप्ट करके इंडिया को एक यूनिक और इंक्लूसिव लीगल फ्रेमवर्क दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की लीगल बोरोइंग की। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडियन लॉ ने इंग्लिश कॉमन लॉ के कुछ एलिमेंट्स को अपनाया था। फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम पर आईपीसी को इंग्लिश क्रिमिनल लॉ सिस्टम पर बेस करके इंडिया के सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से मॉडिफाई किया गया था। और इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ने दुनिया भर के डिफरेंट लीगल सिस्टम्स से प्रिंसिपल्स को बोरो किया और अडेप्ट किया ताकि हमारे लॉज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और लोकल नीड्स दोनों को रिफ्लेक्ट कर सकें। कंपैरेटिव लॉ ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी अपना इन्फ्लुएंस डाला। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फार्मर्स ने कई डिफरेंट सोर्सेज से इंस्पिरेशन ली थी, जैसे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, फंडामेंटल राइट्स को
यूएस के बिल ऑफ राइट से लिया और पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम से अडेप्ट किया और इन सभी इन्फ्लुएंसेस को इनकॉर्पोरेट करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन गया जो ग्लोबल आइडियल्स और देश के अपने यूनिक सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज के बीच बैलेंस बनाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की। कंपैरेटिव लॉ आज भी इंडियन लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है बाय जुडिशियल डिसीजंस एंड पॉलिसी मेकिंग। आज भी इंडियन कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए कई बार फॉरेन जजमेंट्स को रेफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यूएस और साउथ अफ्रीकन जजमेंट्स को साइट किया था और सिमिलरली लेगिस्लेटर्स पॉलिसी मेकिंग में कंपैरेटिव मेथड्स का यूज करते हैं ताकि नए चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज और डाटा प्रोटेक्शन को एड्रेस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का डाटा प्रोटेक्शन बिल यूरोपियन यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन से इंस्पायर्ड है। और लास्टली, कंपैरेटिव लॉ इंडिया में लीगल एजुकेशन और रिसर्च को एनहांस करता है। ये लीगल एजुकेशन को एनरिच करता है ताकि स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को ग्लोबल लीगल चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन लॉ स्कूल्स में कंपैरेटिव लॉ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। यानी हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ का यूज करके इंडिया अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है और ग्लोबल लीगल इनोवेशन और रिफॉर्म्स में अपने आप को अपडेटेड रखता है। तो अब जब हमने कंपैरेटिव लॉ की रेलेवेंस को ग्लोबल और इंडियन दोनों कंटेक्स्ट में समझ लिया है, चलिए डिस्कस करते हैं इसके क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस को। कंपैरेटिव लॉ का सबसे पहला क्रिटिसिज्म बेस्ड है इसके डिफरेंसेस पर ज्यादा फोकस पर। क्रिटिक्स का कहना है कि कंपैरेटिव लॉ अक्सर लीगल सिस्टम्स के बीच के डिफरेंस पर ज्यादा फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में छोटी वेरिएशंस को ज्यादा एनालाइज करना बिना ये समझे कि फेयरनेस और कंसेंट जैसी सिमिलैरिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है कल्चरल बायस पर। कभी कभी रिसर्चर्स अपने कल्चर या लीगल प्रेफरेंसेस को दूसरे सिस्टम्स पर इम्पोज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न लीगल ट्रेडिशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और इंडिजीनस या नॉन वेस्टर्न लीगल फ्रेमवर्क्स को अंडर वैल्यू करना। और इसका थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है यूनिवर्सल मेथडोलॉजी की कमी पर। यानी कंपैरेटिव स्टडीज करने के लिए कोई स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं है जो कि इनकंसिस्टेंसी या सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स का कारण बनता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन चैलेंजेस की जो अक्सर कंपैरेटिव लॉ स्टडीज करते वक्त फेस किए जाते हैं। सबसे पहला चैलेंज है फॉरेन लीगल सिस्टम्स को समझना। यूजुअली लीगल कंसेप्ट्स ट्रांसलेशंस में अपना मीनिंग खो देते हैं और कल्चरल और सोसाइटल कंटेक्स्ट को समझने के लिए डीप एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामिक लीगल प्रिंसिपल्स को कॉमन लॉ टर्मिनोलॉजी में ट्रांसलेट करना बिना उसकी एसेंस को लूज किए। अगला चैलेंज आता है प्रैक्टिकल लिमिटेशंस का। कंपैरेटिव स्टडीज को रिसोर्सेज की जरूरत होती है जैसे लीगल टेक्स्ट, लैंग्वेज एक्सपर्टीज और फंडिंग। और अगला चैलेंज आता है लीगल बोरोइंग से रेजिस्टेंस। लीगल सिस्टम्स अक्सर फॉरेन प्रिंसिपल्स अडेप्ट करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें नेशनल सॉवरेनिटी
या कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी का डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड लॉज को अडेप्ट करने से अपोज करती हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो वेस्टर्न इकोनॉमीज को फेवर करते हैं। ये सभी चैलेंजेस कंपैरेटिव लॉ की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करते हैं, खासकर जब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स और लीगल ट्रेडिशंस के जूरिसडिक्शन में अप्लाई होते हैं। लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बावजूद कंपैरेटिव लॉ लीगल सिस्टम्स को समझने के लिए और ग्लोबली कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिव लॉ लीगल अंडरस्टैंडिंग और कॉरपोरेशन के लिए एक कॉर्नरस्टोन है जो अलग अलग लीगल सिस्टम्स के बीच के गैप को ब्रिज करता है और ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करता है। इसके क्रिटिसिज्म्स और चैलेंजेस के बावजूद ये लीगल एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काफी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है और आने वाले वक्त में कंपैरेटिव लॉ का फ्यूचर इनोवेशन, इंक्लूसिविटी और ग्लोबल कॉरपोरेशन पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी लिमिटेशंस को एड्रेस किया जाए और स्ट्रेंथ्स को लीवरेज किया जाए तो ये लीगल रिफॉर्म्स को ड्राइव कर सकता है और बॉर्डर्स के अक्रॉस अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर कर सकता है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कंपैरेटिव लॉ के एक और लीगल टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे।